नमस्कार। हिस्ट्री की क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने चौहान राजवंश के बारे में, गुहिल राजवंश के बारे में अध्ययन किया है। आज हम विशेष रूप से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश है हमारा, और वो है राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। बीए पार्ट 3 का जो हिस्ट्री का हमारा सेकंड पेपर है राजस्थान का इतिहास, उस राजस्थान के इतिहास में जो मारवाड़ की हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो मारवाड़ में जो राठौड़ राजवंश की स्थापना किस तरह से होती है, कब होती है, इनके महत्वपूर्ण शासक और इन शासकों की उपलब्धियां क्या थी, इनके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर जो है वो दृष्टिपात करना पड़ेगा। ध्यान रखें, हम फिर से दोहरा देते हैं कि हम यहाँ इतिहास की प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, न कि इतिहास का संपूर्ण जो है वो गहन अध्ययन कर रहे हैं। हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं या जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं, उनके महत्वपूर्ण तथ्यों का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, राजवंश के बारे में, उनके शासकों के बारे में। तो मारवाड़ के राठौड़ों का जो इतिहास है, ऐसा बताया जाता है कि ये राजस्थान में आने वाली अंतिम राजपूत जाति थी। यानी राजस्थान के अंदर जिन जिन राजपूत जातियों का आधिपत्य रहा है या उन्होंने आकर के यहाँ अपनी सत्ता स्थापित की है, तो ये अंतिम राजपूत जाति मानी जाती है। बताया जाता है कि राष्ट्रकूटों की एक शाखा कन्नौज से भी इनका संबंध रहा है, और जब कन्नौज पर गढ़वालों का अधिकार हो जाता है तो वहाँ से ये जो शाखा है वो बदायूं चली जाती है। और कहते हैं कि वहीं से राव सिंहा जो थे ये राजस्थान आते हैं। तो मारवाड़ के राठौड़ा का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इनके प्रथम पुरुष जो राजस्थान आए थे उनका नाम था राव सिंहा। कई ऐतिहासिक स्रोतों में गढ़वाल और राठौड़ दोनों को एक ही बताया गया है। हालांकि यहाँ पर हम इसके ऊपर ये चर्चा नहीं करेंगे कि दोनों एक ही राजवंश से अलग अलग है। इनकी कुल देवी यानी राठौड़ों की कुल देवी नागणेशी माता को माना जाता है, और राठौड़ों के जो विरुद्ध हैं या उपाधियां है, इनको रणबंका और कमधस, सिद्ध क्षेत्र में बहादुरी के कारण इनको रणबंका भी कहा जाता है। अब हम राव सिंहा की कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। बताया जाता है कि पाली के पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए राव सिंहा बदायूं से 1240 ईस्वी के अंदर खेड़ बालोतरा होता हुआ फिर या पाली पहुंचता है। शुरुआत में ये खेड़ के अंदर अपनी राजधानी बनाता है। राव सिंहा को राजस्थान के राठौड़ों का आदि पुरुष कहा जाता है। तो हमने आपको पहले बताया कि राजस्थान का जब हम राठौड़ राजवंश को पढ़ते, विशेष रूप मारवाड़ का, राजस्थान के संदर्भ में हमारा यहाँ पर मतलब है, अर्थ है मारवाड़। तो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का जो आदि पुरुष है वो है राव सिंहा। ये पाली के पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए वहां से आता, और कहते हैं कि बाद में 1273 के अंदर 1273 ईस्वी के अंदर गायों की रक्षा करते हुए राव सिंहा पाली के निकट एक बिठू गांव है, उस बिठू गांव में इनकी हत्या हो जाती है या इनकी मृत्यु हो जाती है। बिठू गांव के अंदर आज भी राव सिंहा का एक स्मारक बना हुआ है, और जिसमें उनकी रानी पार्वती सोलंकी की सती होने का उल्लेख भी हमें मिलता है। यानी कि स्मारक और जो देवल बना हुआ है उसमें
उनके साथ में उनकी रानी जो थी पार्वती सोलंकी, उसके सती होने का हमें उल्लेख मिलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी राव सिंहा के बारे में, जो मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष माना जाता है। राव सिंहा के बारे में नेक्स्ट जो शासक है वो है या व्यक्ति है आस्थान। कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध करते हुए मारा जाता है। इतनी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में है राव दुहर जी। दुहर के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसने कर्नाटक से जो नागणेशी माता की मूर्ति ला करके बाड़मेर में एक गांव है नागाना, उस नागाना गांव में स्थापित की थी। तो दुहर ने नागणेशी माता की मूर्ति जो है वो बाड़मेर गांव के अंदर नागाना गांव में स्थापित की। तो ये इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। उसके बाद में है रावल मल्लीनाथ। हालांकि राजस्थान के प्रथम प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में भी इनकी पूजा होती है और इन्होंने अपनी राजधानी मेवानगर नाकोड़ा बनाई थी। मल्लीनाथ के नाम पर ही मारवाड़ के इस क्षेत्र को, यानी जो क्षेत्र मल्लीनाथ के अधीन था, उसको मालानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम रूपादे था और बेटा जगमाल। और जिन्होंने इसके बेटे जगमाल ने गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा की बेटी गिंदोली थी और उसको उठा करके वो लाते हैं। और हालांकि जिस दिन ये गिंदोली को लेकर आते हैं उस दिन गणगौर के विसर्जन का दिन था, इसलिए आज भी राजस्थान में गणगौर पर गिंदोली गाई जाती है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इनके भाई का नाम वीरम मिलता है। तो मल्लीनाथ जी ने अपने जगमाल को राजा न बना करके वीरम को जो अपना उत्तराधिकारी बनाया था। उसके बाद में मारवाड़ के राठौड़ों के अंदर जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है चुंडा। चुंडा के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है, इंदा प्रत्यारों ने चुंडा को दहेज के रूप में मंडोर दिया था और चुंडा ने अपनी बेटी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राजा राणा लाखा के साथ की थी। अपनी मोहिल रानी के प्रभाव में आकर उसने अपने बड़े बेटे रणमल को राजा न बना करके कान्हा को राजा बनाया था। इनकी एक रानी थी चांद कंवर सोनगरा, जिसने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो ये चुंडा के बारे में, राव चुंडा के बारे में महत्वपूर्ण बातें। ध्यान रखें, एक बार फिर से दोहरा देते हैं, हम महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख कर रहे हैं, न कि किसी भी शासक के बारे में हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद में आगे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है रणमल। जब हंसाबाई की शादी मेवाड़ में होती है तो ये मेवाड़ चला जाता है और इसने मोकल और कुंभा के संरक्षक के रूप में कार्य किया। बाद में मेवाड़ में ही आरमली की सहायता से इसको जहर देकर के हत्या इसकी कर दी जाती है। रणमल के बाद में नेक्स्ट जो शासक है या नेक्स्ट जो व्यक्ति मारवाड़ की गद्दी पर बैठा है वो है जोधा। जोधा और कुंभा के बीच में सबसे महत्वपूर्ण एक तो आवल बावल की संधि हुई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जोधा ने अपनी बेटी संगारी देवी शादी कुंभा के बेटे रायमल से की थी। इसके अलावा 1459 के अंदर राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी, यानी जोधपुर बसाया था। जोधपुर को बसाने का श्रेय जो है राव जोधा को जाता है। और यहीं पर चिड़ियाटू पहाड़ी पर उसने मेहरानगढ़ फोर्ट, जो आज हम जिसको बोलते हैं, उसका निर्माण भी राव जोधा ने ही करवाया था। ऐसा बताया जाता है कि मेहरानगढ़ किले की नींव करणी माता ने रखी थी। एक लंबी चौड़ी कहानी है इसके ऊपर, लेकिन इस समय इसको हम नहीं दोहराएंगे। अब इतना समझ ले कि मेहरानगढ़ जो फोर्ट है या उसकी किला है, उसकी नींव जो है वो करणी माता ने रखी थी। ऐसा बताया जाता है कि करणी माता राव जोधा की धर्म बहन थी। कोई अशुभ प्रभाव नहीं हो उसको देखते हुए ऐसा किंवदंतियों में मिलता है कि करणी माता ने इस किले की नींव रखी थी।
राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले के अंदर चामुंडा माता का मंदिर और नागणेश्वरी माता के मंदिर भी बनवाए थे। और इसी राव जोधा के पांचवें पुत्र बीकानेर नगर की या बीकानेर में एक नए राठौड़ राजवंश की, या कहते हैं कि इसी का जो एक शाखा है, तो बीकानेर के अंदर राठौड़ राजवंश की नींव रखने का वाला व्यक्ति है ये बीका, जो राव जोधा का पांचवा पुत्र था। राव जोधा के बाद में नेक्स्ट जो व्यक्ति है वो है राव सूजा। राव सूजा के काल में ऐसा बताया जाता है कि बीकानेर के राव बीका ने जोधपुर आक्रमण किया था, और बाद में इनकी राजमाता जो थी जसमादे हाड़ी, उनकी मध्यस्थता से दोनों के बीच में संधि हो गई थी और बीका को उसे राजा चिन्ह दे करके वापस भेज दिया गया। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जब राव बीका जो है वो बीकानेर जाने के लिए राजी हुए थे, तो उस समय उन्होंने राव जोधा से ये शर्त रखी थी कि वो जोधपुर से जा सकते हैं या जाने के लिए तैयार है, लेकिन जोधपुर के राज चिन्ह जो है वो उनको प्रदान किए जाए ताकि वो उनका उपयोग करें। तो बाद में राव जोधा की मृत्यु हो गई और बाद में जब राज चिन्ह नहीं मिले तो उसने जोधपुर पर आक्रमण किया था, और बाद में राजमाता जसमादे हाड़ी की सहायता से संधि हो जाती है और आज बीका को ये राज्य चिन्ह प्रदान कर दिए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो शासक है वो है राव गांगा। राव गांगा के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो एक तो ये है कि राव गांगा ने खानवा के युद्ध में अपने बेटे मालदेव के साथ 4000 सैनिकों को लेकर राणा सांगा की मदद की थी। तो खानवा के युद्ध में अपने बेटे मालदेव के साथ 4000 सैनिक भेज करके राणा सांगा की मदद करने का श्रेय इनको जाता है राव गांगा को। राव गांगा की मृत्यु के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इनके बेटे मालदेव ने, जो इनके बाद में गद्दी पर बैठा है, एक दिन कहते हैं कि राव गांगा अफीम के नशे में महल की खिड़की में बैठा हुआ था, तो राव मालदेव ने चरण स्पर्श करने के बहाने उनको खिड़की से धक्का दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये एक विवाद का विषय है। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि वो नशे में थे इसलिए खुद ही गिर गए थे। खैर बात जो भी हो, लेकिन इतना आम चर्चा में हो गया कि राव मालदेव ने अपने पिता गांगा की हत्या की है, इसलिए राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता या मारवाड़ के राठौड़ों का पितृहंता शासक बोला जाता है या कहा जाता है। राव गांगा के बाद में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति गद्दी पर बैठा है वो है राव मालदेव। गंगा के बाद में राव मालदेव मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है और फारसी इतिहासकारों ने इसे हशमत वाला बादशाह कहा है या हशमत वाला शासक कहा है। मतलब आप ही समझिए कि जिस वीरता के साथ में उसने शासन किया है और वो साम्राज्य को विस्तार किया है, इसलिए फारसी इतिहासकारों ने इसे हशमत वाला शासक कहा है। जिस समय मालदेव का राज तिलक हुआ था तब उसके पास में कुल जोधपुर और पाली सोजत, विशेष रूप से सोजत जो पाली जिले के अंदर है, वे 2 परगने थे और बाद में उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत कहते हैं कि 52 युद्धों के द्वारा 58 परगने उसने जीते थे और इसीलिए फारसी इतिहासकारों ने इसको हशमत वाला शासक कहा है। एक युद्ध का जिक्र हम यहाँ करेंगे वो है पाहेबा का युद्ध 1541 के अंदर, और ये युद्ध जोधपुर के राजा मालदेव और बीकानेर के राजा जैत सिंह के मध्य हुआ था। मालदेव इस युद्ध को जीतता है और जैत सिंह लड़ते हुए मारा जाता है। इस युद्ध के बाद मालदेव बीकानेर का शासन प्रबंध कुंपा, जैता और कुंपा जो उनके 2 सेनानायक थे, सेनापति थे, उनको सौंप देता है। इसके अलावा कुंपा को डीडवाना की जागीर भी वो देता है। जब बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो जाता है तो जैत सिंह का बेटा कल्याणमल
शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है। इसके अलावा मालदेव ने विरमदेव से वीरता भी छीन लिया था, तो विरमदेव भी रणथंभौर के सूबेदार की सहायता से शेरशाह सूरी से मुलाकात करता है और इन दोनों की मुलाकात के बाद में मालदेव के विरुद्ध जो है युद्ध का वातावरण तैयार किया जाता है। इसके अलावा मालदेव ने नागौर के दौलत खां को हराया और वीरा सिंघल को हरा करके भद्राजुन को भी उसने अपने अधिकार में ले लिया। सारी परिस्थितियों के बाद में शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में 1544 के अंदर एक युद्ध होता है जिसको इतिहास में गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं। गिरी सुमेल के युद्ध को जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है और यह युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होता है। कहते हैं कि अविश्वास की वजह से मालदेव जो है वो युद्ध के मैदान को छोड़ देता है और वो अविश्वास उसको अपने सेनानायक जैतार खूंपा के प्रति होता है। कहा जाता है कि मालदेव के पास में इस तरह की जानकारी मिलती है मालदेव को कि जैतार खूंपा जो है वो शेरशाह सूरी से मिल गए हैं और युद्ध के मैदान में वो शेरशाह सूरी के पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे और मालदेव को धोखा दे सकते हैं। हालांकि ये सब झूठी बातें थी। मालदेव जो है युद्ध मैदान को छोड़ के चला जाता है। जैतार खूंपा अपने ऊपर लगे इस दाग को धोने के लिए बड़ी वीरता से लड़ते हैं और गिरी और सुमेल की जो लड़ाई है वो शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से इस युद्ध को जीत पाता है और कहते हैं कि बड़ी कठिनाई से इस युद्ध को जीतने के कारण शेरशाह के मुंह से ये निकला था कि बोलियो सूरी राज यूं गिरी घाट घमसान मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवान। कि बोलियो सूरी राज यूं गिरी घाट घमसान मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवान, यानी एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान का सिंहासन या हिंदुस्तान की सल्तनत गंवा बैठता। गिरी और सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी आगे बढ़कर जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। वहां से मालदेव सिवाना बाड़मेर की ओर चला जाता है। सिवाना को राठौड़ों की शरण स्थली या मारवाड़ के राजा की शरण स्थली कहा जाता है। कल्याणमल और विरमदेव को यानी कल्याणमल को बीकानेर और विरमदेव को मेड़ता पुनः प्राप्त या पुनः मिल जाते हैं, यानी शेरशाह सूरी के द्वारा इन दोनों को अपने अपने राज्य लौटा दिए जाते हैं। तो ये जो एक महत्वपूर्ण बात थी शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। हालांकि बाद में 1545 के अंदर शेरशाह सूरी के जो है कालिंजर के युद्ध में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में फिर से एक बार जो है मालदेव का मारवाड़ पर अधिकार हो जाता है। 1557 ईस्वी के अंदर मालदेव ने हरमाणा के युद्ध में उदय सिंह के खिलाफ हाजी का पठान को सहायता दी और जिसके कारण हाजी का पठान को सहायता 1557 में मालदेव ने हरमाणा के युद्ध में उदय सिंह के खिलाफ हाजी का पठान को सहायता दी थी। शेरशाह से हारने के बाद में ऐसा बताया जाता है कि जब हुमायूं फलौदी जोधपुर में था तब उसने मालदेव के पास में अपने दूत भेजे थे। किनको भेजा था? एक रायमल सोनी को, अतका खां को और मीर समद को। मालदेव ने बहुत सकारात्मक उत्तर दिया था और कहा कि हुमायूं को बीकानेर का परगना जो है वो देने का वादा किया था, लेकिन हुमायूं को ये विश्वास नहीं था कि मालदेव उसकी सहायता करेगा, इसलिए वो उसकी वजह से इस अविश्वास की वजह से हुमायूं जोधपुर न आकर के सिंध की तरफ चला गया। मालदेव की एक रानी का नाम मिलता है उमादेव। ये जैसलमेर के लूणकरण की बेटी थी जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। इन्होंने अपना समय जो तारागढ़ में बिताया और अंतिम समय मेवाड़ के केलवा गांव में बिताया था। ऐसा माना जाता है कि इनको मनाने के लिए, यानी जब शेरशाह सूरी ने अजमेर पर आक्रमण किया था या
गिरी सुमेल का युद्ध हो रहा था और शेषासुरी जब तैयारी करके आया था तो मालदेव ने रूठी रानी को मनाने के लिए अपने दूत भेजे थे, लेकिन दूसरी रानियों ने वापस अपने षड्यंत्र पूर्वक इस रानी को वहां पर आने नहीं दिया। और इसके बारे में एक दोहा भी प्रसिद्ध है कि मान रखे तो पीब रखे तज न मान, दो गए न बंद है एक खम बैठा। अबुल फजल ने अकबरनामा में मालदीव की काफ़ी तारीफ की है। इसके अलावा बदायूनी इसे भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार बताता है। तो ये मालदेव और मालदेव जो मारवाड़ का एक प्रसिद्ध शासक है उसके बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा मालदेव से पहले वाले जितने भी महत्वपूर्ण शासक हैं जिन्होंने मारवाड़ में अपना शासन किया है या राज किया है उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये फिर से बता दें आपको कि हम सिर्फ जो महत्वपूर्ण शासकों की महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों का उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं, न कि हम संपूर्ण इतिहास को पढ़ रहे हैं। ध्यान रखें, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये इन तथ्यों को याद करना है। तो ये मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का इतिहास और उसमें राव मालदेव तक का जो इतिहास है हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा है। आगे आने वाले वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे और मालदेव के आगे जो कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या क्या रही है, महत्वपूर्ण बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो एक नए वीडियो के साथ में हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।